कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर। स्टार्ट। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का बेटा आज के लेक्चर में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 10। ठीक है। चलो स्टार्ट करें बेटा फिर आज का लेक्चर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। क्या तुम्हें पता है कि आज लेक्चर नंबर 10 हम पढ़ने वाले हैं? क्या तुम ये बात जानते हो? वेरी गुड। चलो। ओह मैं यहां स्टार्ट करने की बात कर रहा हूं, ये लिख रहा है छुट्टी। भाई पागल लोग हैं भाई, बहुत बड़े। चलो बेटा, लेक्चर नंबर 10। आज का गोल हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। समय मिला तो कोलिजन थ्योरी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और काटालिस्ट पढ़ेंगे। क्या काटालिस्ट? क्या पढ़ेंगे बेटा? काटालिस्ट। फटाफट से टुडेज गोल देख लीजिए। वेरी नाइस। तो ये था हमारा आज का गोल। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आज मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको बताऊंगा, लेकिन इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को बनाने से पहले एक रिएक्शन हम कंसीडर करके चलेंगे और उसी के लिए हम बनाएंगे, है ना। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास एक रिएक्शन है, ठीक। तो मैं आपको किसका आइडिया दे रहा हूं? एक्टिवेशन एनर्जी का आइडिया दे रहा हूं विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन। तो ध्यान से देखना जरा। मेरे पास एक रिएक्शन है H2 प्लस I2, ठीक है। और ये रिएक्शन हो रही है बेटा, इससे क्या बन रहा है? इससे क्या बन रहा है? 2HI। क्या बन रहा है? 2HI। ठीक। काफी लोग हमसे जुड़ चुके हैं, भारी मात्रा में 2-3 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। कुणाल, साहिल, अपूर्व, अनिष्का, रिया, क्या हो रिया, अभय, भास्कर, अनिष्का, ये प्रखर, निखिल, काजल, लक्ष्य, प्रिया, हर्षा, अमित, मेरे पास मां है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। साहिल, वंश, ऋषभ, गगन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। देखो जरा ध्यान से, जो लोग नए अभी जुड़े जस्ट फटाफट से देख लो जरा। टुडेज गोल स्टार्ट किया हमने और मैं आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझा रहा हूं। ध्यान से देखना। जब मेरी H2 की रिएक्शन I2 के साथ हुई तो क्या बना? 2HI बना, ठीक है। तो क्या होगा? इस रिएक्शन को हम इस तरीके से समझाते हैं कि मेरे पास H2 मॉलिक्यूल है। बहुत ध्यान से समझिएगा। मेरे पास H2 मॉलिक्यूल है और बेटा इसकी रिएक्शन हो रही है I2 मॉलिक्यूल के साथ। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? जब H2 और I2 का इंटरेक्शन होता है, जब इनका इंटरेक्शन होता है, उस टाइम पर पुराने बॉन्ड टूटने लगते हैं, नए बॉन्ड बनने लगते हैं। तो बेटा एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक। ट्रांजिशन स्टेट का क्या मतलब है? ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है बेटा बॉन्ड बनना और बॉन्ड ब्रेक होना, ठीक। ध्यान से देखना, क्या मतलब है इसका? बॉन्ड बनना और बॉन्ड ब्रेक होना। ओ तो क्या होता है यहां पर? बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। मेरे पास ये है H2 मॉलिक्यूल, ठीक है, और ये क्या है मेरे पास? I2 मॉलिक्यूल। तो बेटा H2 की जब I2 के साथ भिड़ंत होगी, H2 की I2 के साथ भिड़ंत होगी, जब ये भिड़ेंगे, टकराएंगे, तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं ना, एक कंटेनर है उसमें H2 I2 टकरा रहे हैं। तो जब टकरा रहे हैं तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो ऐसी बनेगी, इसका इससे इंटरेक्शन होगा, इससे इंटरेक्शन होगा, है ना। तो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है आज? आज की रात होना है क्या? देखना,
क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। तो कुछ कहानी तुम्हारी ऐसी होगी, यहां बॉन्ड बनेगा, यहां बॉन्ड टूटेगा, यहां टूटेगा, यहां बनेगा। तो बेटा जब H2 I2 के साथ टकरा रहे हैं, क्लियर है एकदम? हाँ क्लियर है, वॉइस तो एकदम सही आ रही है। मुझे तो मेरी आवाज सुनाई दे रही है, तुम लोगों को नहीं सुनाई दे रही है? बहुत बढ़िया बेटा। क्या सर क्या करते हो, देखो यहां क्या हो रहा है, इस जगह बॉन्ड फॉर्मेशन, BF मतलब क्या, बॉन्ड फॉर्मेशन, BB मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग, BB बॉन्ड ब्रेकिंग, BF BB मतलब ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बनेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा। इसी का नाम बेटा होता है ट्रांजिशन। क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी लिखा रहता है कई बुक्स में। तो जब कभी भी कोई रिएक्शन होती है तो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है? जब कभी भी रिएक्शन होती है तो ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब क्या होगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, ये टूट जाएगा तो रिएक्शन हो जाएगी। तो बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है यहां पर। H और क्या है, I, ठीक है? यहां है ये, यहां है ये, और इधर व्हाइट गोले हैं, ये और ये। देखना जरा ध्यान से। तो क्या होगा यहां पर, क्या होगा यहां पर, ध्यान से देखो। ये बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, मतलब पुराने बॉन्ड टूट गए, नए बॉन्ड बन गए। पुराने बॉन्ड टूट गए और नए बॉन्ड बन गए। मतलब जब टक्कर हुई, जब टक्कर हुई तो यहां ट्रांजिशन स्टेट बनी, ठीक है? क्लियर, समझ गए? बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं, एक बहुत आसान है। ये दो लोग हैं, ठीक है? इनकी टक्कर हो रही है, इनकी टक्कर हो रही है, तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी बीच में, है ना? क्यों? बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ ही होता है ये। मतलब धीमे धीमे बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा। केमिस्ट्री की कहानी यही है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बनते हैं। केमिस्ट्री क्या, जिंदगी की यही कहानी है तुम्हारे। मान लो एक कपल है, तो उनका बॉन्ड जब तक नहीं टूटेगा तो किसी और से बॉन्ड कैसे बनेगा, ठीक है? किसी और से बॉन्ड कैसे बनेगा? तो जब भी ट्रांजिशन स्टेट आती है, मतलब ये समझ लो ब्रेकअप हो रहा है, तो उस टाइम पर थोड़ा सा कहानी उस बात पे डिपेंड करती है कि बॉन्ड कहां से बन रहा है ना? तभी वो बॉन्ड ब्रेकिंग को बढ़ाएगा, ब्रेकअप को और तेज कर देगा। 1 महीने में ब्रेकअप होना होगा तो 10 दिन में ही कर देगा, क्योंकि दूसरे के साथ उसका पैचअप हो रहा है, ठीक है? समझ गया? तो पुराने बॉन्ड जब तक नहीं टूटेंगे तो नए कैसे बनेंगे? पुराने बॉन्ड जब तक नहीं टूटेंगे तो नए कैसे बनेंगे? प्रिंस को बहुत मजा आ रहा है। प्रिंस इसी इंतजार में है, कब पुराना बॉन्ड टूटेगा, कब मैं नया बॉन्ड बनाऊंगा। क्यों प्रिंस? पता चला तुम इंतजार में ही बैठे रहो और वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाए, फिर तुम चन्ना मेरिया बन जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। H2I2 का जब इंटरेक्शन हुआ, H2 प्लस I2 जब इंटरेक्शन हुआ तो ट्रांजिशन स्टेट बनी, और उसके बाद क्या बना, बॉन्ड बना। और बेटा इसको हम, ध्यान रखना, इसको हम 1 स्टेप काउंट करते हैं, ये एक ही स्टेप है। ध्यान रखना, ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को अलग से कोई स्टेप नहीं मानते, अलग से कोई स्टेप नहीं मानते। ध्यान रखना, यहां से यहां जाना है तो यही एक 1 स्टेप है। बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेक कोई अलग स्टेप नहीं होता। ऐसा नहीं कि बॉन्ड टूट गया, 2 लोग अलग हो गए, फिर आके जाके वहां पैचअप कर रहे हो। ये एक साथ होगा, ये एक साथ होगा। धीमे धीमे बॉन्ड टूटेगा और धीमे धीमे बॉन्ड बनेगा, ठीक है? क्लियर है एकदम? चलो भाई,
नोट करना है इसको, फटाफट से नोट कर लो, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। सिंपल रिएक्शन समझाई मैंने कि कैसे रिएक्शन हो रही है, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े क्या? ट्रांजिशन स्टेट, एक बच्चे ने पूछा व्हाट इज ट्रांजिशन। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब बॉन्ड टूट रहा है, पुराना और नया बन रहा है, पुराना बॉन्ड टूट रहा है और नया बन रहा है। जब बेटा तुम फाइनल ईयर में जाओगे ना, मतलब मैं तो उम्मीद करता हूं, उम्मीद क्या मतलब मैं चाहता हूं कि सभी लोग अच्छे कॉलेज में जाएं, और जब वहां से तुम फाइनल ईयर में पहुंच जाओगे ना, तो वो जो स्टेट आती है ट्रांजिशन स्टेट, वो जुदाई का जो टाइम होता है, जब अलग अलग हो जाते हैं, वो होती है ट्रांजिशन स्टेट। घर वाले कहते हैं बेटा अब तो कर ली इंजीनियरिंग, अब शादी कर लो, तो वो जो होता है ना, वहां ब्रेकअप और वहां पैचअप, शादी.com वही वाला खेल है। तो ट्रांजिशन स्टेट का मतलब ही यही है कि पुरानी चीजें बदल रही हैं, नई चीजें आ रही हैं, तो ये बदलाव जो होता है जिस समय, उसी को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ठीक, चलें आगे बढ़े। समझ गया लगता है बात को, है ना, एकदम दिल से दिल तक बात जुड़ गई। अब ध्यान से समझना जरा, अब मैं आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताता हूं किस टाइप से बनाते हैं अपन, ठीक है। कोई एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं होती इसकी, एक रफ स्केच होता है ना, एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं होती। ध्यान से देखना कैसे बनाते हो ग्राफ, ये देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मैं आपको यहां कुछ कंडीशन लिख दूं, क्या पहले से लिख देता हूं, क्या है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ना, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है, आप जानते हो। अगर मैं एक रिएक्शन लेके चलूं आर से पी, ठीक है, तो डेल्टा एच क्या ले रहा हूं मैं, नेगेटिव। अब ये डेल्टा एच नेगेटिव कब आएगा, डेल्टा एच होता क्या है, डेल्टा एच होता है प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। डेल्टा एच को बोलते हैं बेटा हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, डेल्टा एच को बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। तो ईपी माइनस ईआर, अब ये नेगेटिव कब आएगा बताओ, डेल्टा एच नेगेटिव कब आएगा, ऑब्वियसली ईपी छोटा होगा और ईआर क्या होगा, बड़ा। तो मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अगर ग्राफ बनाऊंगा, तो एक रफ स्केच इस तरीके से बनाते हैं, किस किस के बीच में बनाते हैं, पहली बात तो ये सुन लो, एनर्जी का एनालिसिस करते हैं विद टाइम, टाइम फॉर रिएक्शन, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रही है हम एनर्जी का एनालिसिस करते हैं। और टाइम फॉर रिएक्शन कई बुक में दिया रखा है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब है टाइम फॉर रिएक्शन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, एक्सोथर्मिक का बना रहा हूं, एक्सोथर्मिक से समझा रहा हूं, है ना, ऐसा जाता है ग्राफ। अब ऐसा ही क्यों जाता है, ध्यान से देखना जरा, ऐसा ही क्यों जाता है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक, समझाऊंगा अभी सारी चीजें, ध्यान से समझ लो पहले ऐसा ही क्यों जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला रिएक्टेंट है, तो यहां पर रिएक्टेंट की अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, रिएक्टेंट की अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, कहां पर, यहां पर, ठीक है। तो ईआर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, ईआर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ईपी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और ये कहां आएगी, दिख रहा ना प्रोडक्ट, और ये कहां आएगी, इधर, ध्यान से समझना बात को, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो मुझे बताओ डेल्टा एच क्या होगा, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, किसका, इसका। तो मुझे एक बात बताना, ईपी छोटा और ईआर बड़ा होना चाहिए, देखो, तो मुझे यहां से देख के बताओ कौन बड़ा है, देखो क्या जो मैंने बोला वो सही है, देखो जरा,
बोलो जल्दी फटाफट से, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ER बड़ा है और होना भी चाहिए क्योंकि एक्सोथर्मिक है। डेल्टा एच क्या होता है बेटा? कमजोर दिमाग वाले यहां देख लें, हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं इसको, है ना, हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी भी बोलते हैं हीट को, डेल्टा एच को एंथैल्पी भी बोलते हैं, है ना। तो ऐसा ग्राफ मैंने क्यों बनाया, ध्यान से सुनना। ये रिएक्टेंट है बेटा, होता क्या है रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट जैसे मान लो H2 प्लस I2 यहां रिएक्ट कर रहे थे, है ना, तो क्या बन रहा था यहां? ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट ऐसी स्टेट होती है, कैसी? ऐसी, है ना। तो ये है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट ऐसी स्टेट होती है जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है ना, ये ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी। यहां क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये प्रोडक्ट क्या बन जाता है? HI प्लस HI 2HI लिख सकता हूं ऐसा। तो ध्यान से सुनना जरा, बहुत ध्यान से। रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है, फिर आगे बढ़े आप, ट्रांजिशन स्टेट मतलब पीक पॉइंट, जब एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। और वो कौन सी एनर्जी सबसे ज्यादा वाली है? फाइनल ईयर वाली, कि जब तुम्हारा ब्रेकअप होता है और किसी और से पैचअप होता है, वो जो टाइम होता है वो बहुत ही दुखदाई होता है ना, उसमें बहुत ही ज्यादा दर्द होता है दिल में। इसका मतलब वो लेस स्टेबल सिचुएशन है, मतलब ज्यादा एनर्जी वाली है, परेशान हो जाते हैं एकदम, है ना। क्लियर है एकदम? तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसकी एनर्जी ज्यादा क्यों है? क्योंकि बॉन्ड टूटना और बनना दोनों एक साथ हो रहा है, तो इसीलिए इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। अब जैसे ही बॉन्ड बनता है टूट जाता है तो एनर्जी एकदम कम हो जाती है, शादी हो जाती है, एकदम स्टेबल हो गए। शादी होते ही इंसान एकदम स्टेबल हो जाता है, ठीक है। क्लियर है एकदम? समझ गए बात को? वेरी नाइस। तो ये जो यहां से यहां चले, ये क्या है बेटा? ट्रांजिशन स्टेट तक की एनर्जी, मतलब यहां से यहां तक तुम्हें ये मिलेगा, और जैसे ही तुम यहां से नीचे आओगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो तुम रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट में हो। तुम ये समझ लो, ये तुम्हारी कॉलेज लाइफ यहां से स्टार्ट हुई, ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर चालू हुआ, तुम्हारा पैचअप भी स्टार्ट हो गया, लेकिन धीमे धीमे बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, ये फाइनल ईयर पहुंच गए। यहां तुम्हारा क्या हुआ? ब्रेकअप होना चालू हो गया, क्योंकि उनका किसी और के साथ हो गया था, शादी.com, है ना। तो अब वो स्टेबल होते जा रहे हैं, तुम यहीं खड़े रहोगे। ठीक है, तो ये कहानी है। ये यहां पर शादी हो गई, ठीक है, आगे बच्चे अच्छे हो जाएंगे। क्लियर है? तो अभी आप किस सिचुएशन में खड़े हो? इधर पर, ठीक है। अभी आप कहां खड़े हो? इधर खड़े हो ना। एक बच्चा पूछ रहा है आप कहां खड़े हो? बेटा हम यहां खड़े हैं। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे बढ़े, बात समझ में आई? तो H2 और I2 जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये ट्रांजिशन स्टेट और फिर प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर है सारी चीजें? फटाफट से नोट करो, फटाफट से नोट करो, जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर एकदम मामला? फटाफट से लिख लो, ये EPER वगैरह सारा, डेल्टा एच नेगेटिव ऐसा। अगर मैं इसी को एंडोथर्मिक से समझाना चाहता, मान लो कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन होती, तो मैं क्या करता एंडोथर्मिक में? मैंने एक्सोथर्मिक समझा, एंडोथर्मिक में क्या करता? एंडोथर्मिक में बेटा ऐसा होता, इधर एनर्जी कम और इधर एनर्जी ज्यादा होती। मैं एक बार समझा देता हूं आपको अगले पेज में, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना है ना। अगले पेज में समझाता हूं, पहले बताओ ये क्लियर है एकदम? नोट कर लिया?
ये कह रहा साइड प्लीज, और कितनी साइड चाहिए? नोट कर लिया, वेरी नाइस। अब देखना जरा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, मैं इसी में ही एक काम करता हूं ना। मान लो कोई और रिएक्शन होती, ठीक है, एक्सोथर्मिक, ये हटा देता हूं, सॉरी एंडोथर्मिक, एक्सो तो हो गया ना। बहुत ध्यान से समझ लेना जरा, है ना, आगे बहुत काम आएगी आपको जिंदगी में। आपके बच्चे पूछेंगे आपसे क्या किया था फाइनल ईयर में, ऐसा, ठीक है, ध्यान से देखना। अब ये एनर्जी बेटा ज्यादा होनी चाहिए। क्यों ज्यादा होनी चाहिए? क्योंकि यहां पर एक्सो नहीं है। मान लो कोई रिएक्शन है भाई, या तो एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी, है ना, या तो एनर्जी निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी रिएक्शन में। तो डेल्टा एच प्लस है, डेल्टा एच प्लस है, ये तो यही फॉर्मूला होता है। अब यहां क्या होना चाहिए? अगर तुम्हें डेल्टा एच को प्लस बनाना है तो ईपी बड़ा होना चाहिए ना। तो ईपी अब बड़ा होना चाहिए किससे? ईआर से। तो देखो यही तो है, ये ईपी बड़ा है, ईआर छोटा, देखो चेक करो, क्लियर है? ठीक है। अब बेटा क्या हुआ, यहां पर रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। ये क्या है? रिएक्टेंट, और ये क्या है? प्रोडक्ट। तो अब ऐसा हो गया कि बेटा शादी के बाद कई लोगों की जिंदगी नरक बन जाती है ना। तो ये एनर्जी इसलिए ज्यादा है। मतलब हो सकता है ऐसा कि कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती है कि रिएक्टेंट कम एनर्जी पे और प्रोडक्ट ज्यादा एनर्जी पे होता है ना। आप रिएक्टेंट को उतनी एनर्जी दे दो कि वो प्रोडक्ट बना ले, तो पॉसिबल है ऐसा। ऐसा नहीं होता कि हर बार प्रोडक्ट कम एनर्जी का ही बनेगा, हर बार शादी के बाद अच्छी जिंदगी जाएगी, बेस्ट हबी इन द वर्ल्ड होगा, है ना। हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो? ज्यादा हो, पॉसिबल है भाई। या तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी या एक्सोथर्मिक होगी, है ना। तो शादी के बाद भी स्टेबिलिटी नहीं आती कई लोगों में, तो कहते हैं गलत जगह कर ली। ठीक है। तो ये कहानी है एंडोथर्मिक की, समझ गए? क्लियर है? आगे बढ़े, बना लो डायग्राम बनाना चाहो तो। देखो एक्सोथर्मिक का ग्राफ देख लो कैसा था, गिरता था ऐसा नीचे, स्टेबिलिटी आती थी। और एंडोथर्मिक में थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट से ज्यादा है एनर्जी, है ना। आगे बढ़े, चलो भाई। तो ये कहानी हो गई, मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बता दिए, एंडो का बता दिया और एक्सो का बता दिया, ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको समझाता हूं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ध्यान से देखना जरा, अलग अलग पेज में ही समझा देते हैं, या यहां लिख देता हूं मैं, है ना। ये जो ग्राफ होते हैं यहां पे लिख देता हूं, ये जो ग्राफ होते हैं कौन से वाले? ये वाले, अभी मैंने पीछे बताया था ना आपको, देखो ये वन स्टेप है। मतलब जब एक ही ट्रांजिशन स्टेट बने, ध्यान से सुनना, जब एक ही, बहुत ध्यान से, कहां देख रहे हो? इधर 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 देखो ना, यहां पढ़ा रहा हूं मैं। जब एक ही ट्रांजिशन स्टेट बने तो वो वन स्टेप ही होगी ना, सही बात है। इसको तो हम काउंट नहीं करते, ट्रांजिशन स्टेट को काउंट नहीं करते स्टेप में, है ना। तो ये वन स्टेप है। वन स्टेप का मतलब ये जो हमने जो ग्राफ बनाए ये किसके लिए है? फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, यहां लिख देता हूं इस जगह। ये किसके लिए ग्राफ है? फॉर एलिमेंटरी रिएक्शन, ठीक है। और ये किसके लिए ग्राफ है? फॉर एलिमेंटरी रिएक्शन। ध्यान रखना, ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए है। लेकिन अगर लेकिन अगर लेकिन अगर लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाए, मोर देन वन स्टेप, तो कैसे करोगे मैं आपको बता रहा हूं अगले पेज में, है ना।
तो पीछे वाले जो दोनों ग्राफ हैं वो एलिमेंट्री के हैं, लिख लो। अब मैं बता रहा हूं फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए क्या होगा, ध्यान से देखना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए पहले मैं कोई रिएक्शन ले लूं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब मोर देन वन स्टेप वाली। तो मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने 11th क्लास में, अगर 11th आप पास हो फेल भी हो तो भी आपने ये तो पढ़ी होगी, है ना, ठीक है। ध्यान से देखो, इसकी रिएक्शन मैंने कराई HCl के साथ, ठीक। HCl क्या देता है, H+, ये बॉन्ड टूटता है, ये माइनस ये प्लस, ये H+ इसके पास जाता है, तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, क्या, CH3, CH+ और CH3 क्या बना, कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा, Cl- के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, CH3, CHCl और CH3, ऐसा दिखेगा। तो बेटा ये 2 स्टेप की रिएक्शन है, क्यों, यहां पर एक ये कंपाउंड बन रहा है, मतलब यहां पर ये, इसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट, क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। अब ध्यान से सुनना, जब यहां पर ये बॉन्ड टूट रहा होगा, ये बन रहा होगा, तो वो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, मतलब यहां बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट 1 बनेगी, जिसमें ये पाई बॉन्ड टूटेगा और ये कार्बन का हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बनेगा, ठीक। यहां देखो, ये Cl- इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहां भी एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, धीमे धीमे आएगा ना ये। बेटा सारी चीजें धीमे धीमे ही होती हैं भाई। यहां पर इन दोनों का पैचअप क्या होगा, स्लोली स्लोली, आराम से ही होता है ना पैचअप, टाइम लेते हैं लोग सोचने के लिए, बोलते हैं ना ऐसा, अभी तो मैंने सोचा नहीं, सोचेंगे धीमे धीमे, पहले दोस्ती फिर प्यार, जानते ही हो, यही होता है। तो ये बॉन्ड बन रहा है, धीमे धीमे होता है, ये भी है धीमे धीमे, मतलब बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है, क्लियर है एकदम। तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूं, ये 1 स्टेप हो गया, स्टेप 1, और ये 2 स्टेप हो गया, स्टेप 2, ठीक। अब ध्यान से देखना, ग्राफ कैसे बनाओगे इसका, ग्राफ कैसे बनाओगे, अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा स्टेबल ये होता, तभी तो रिएक्शन आगे बढ़ रही है, कोई एडिशनल एनर्जी तो देनी नहीं है आपको इसमें, है ना, कोई हीट वगैरह नहीं देते हो, है ना। तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मैं यहां लिख देता हूं, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो मैं एक्सोथर्मिक से आपको समझा देता हूं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, है ना। ध्यान से देखना, ग्राफ को ऐसा जाएगा, देखो समझना बात को, ये रिएक्टेंट है, ये पहली TS, ये दूसरी TS, और ये ऐसा, समझ रहे हो। अब मैं यहां पर लेवलिंग कर दूं पहले, ये है ER, रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी। देखो रिएक्टेंट की अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है, प्रोडक्ट की अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। देखना ध्यान से, ऐसा है ये, देखो। तो ये क्या है बेटा, ये है यहां से यहां तक ER, एक्सोथर्मिक लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, EP, ये क्या हो गया, TS1, ये क्या हो गया, I1, ये क्या हो गया, TS2। अब पूछो जरा मुझसे, 2-3 सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि सर ये वाला पीक बड़ा क्यों है इससे, ठीक, और इनके नीचे इंटरमीडिएट क्यों आया, ये सारी कहानी पूछो, पूछो पूछो पूछो, जल्दी पूछो, आपके दिमाग के सवाल बता देता हूं मैं क्या, ये बड़ा ये छोटा क्यों है, ER बड़ा EP छोटा क्यों है, इंटरमीडिएट नीचे क्यों आया, पूछ लो फटाफट से। पूछो पूछो। तो बेटा यहां क्या हुआ, देखो यहां तुम फर्स्ट ईयर में थे, धीमे धीमे आगे बढ़े, तुम चले गए फाइनल ईयर में, फिर तुम्हारी शादी हो गई, फिर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, फिर तुम्हारी दूसरी शादी हो गई, फिर तुम स्टेबल हुए। तो कई बार ऐसा होता, पहली शादी से लोग स्टेबल नहीं होते तो दूसरी भी कर लेते हैं है ना, ठीक है, क्लियर है एकदम। अब थोड़ा केमिस्ट्री लगा लेते हैं ये तो मजाक की बात हो गई,
देखो ध्यान से सुनना, ये अल्कीन क्या होता है बेटा, मोर स्टेबल। किससे? मैं मोर लिख रहा हूं तो किससे? कार्बोकेटाइन से। ये क्या होता है, लेस स्टेबल। क्यों होता है? इधर ऑक्टेट कंप्लीट है, इधर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेस स्टेबल है। इंटरमीडिएट ऑलवेज लेस स्टेबल होते हैं ना, कार्बोकेटाइन वगैरह ये सब है ना। ये होता है मोर स्टेबल। इसका मतलब ये है, ध्यान से देखना, इसका मतलब ये है जब तुम मोर से लेस स्टेबल पर जाओगे तो एनर्जी ज्यादा होगी ना भाई। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना स्टेबिलिटी के। मतलब जब तुम मोर से लेस पर जाओगे तो एनर्जी तुम्हारी ज्यादा लगेगी और इंटरमीडिएट बन जाएगा, मतलब यहां पहुंच गए। और लेस से मोर पर जाओगे तो थोड़ी कम एनर्जी में ही काम हो जाएगा। क्यों? इसको भी तो कुछ एनर्जी चाहिए ना, यहां भी तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो पहली वाला पीक बड़ा क्यों? क्योंकि पहले वाले पीक बड़ा होने का मतलब क्या है, ये फर्स्ट वाला फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ध्यान रखना, ये क्या है, आरडीएस। इसको टीएस1 को थोड़ा साइड लिख रहा हूं, यहां पर ये टीएस1 है, ठीक। और ये क्या है, फर्स्ट स्टेप आरडीएस, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज द आरडीएस। समझना बात को, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज द आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और आरडीएस का मतलब स्लो स्टेप। और अगर स्लो स्टेप है तो आराम आराम से एनर्जी बढ़ाएगा, मतलब लेस स्टेबल जा रहा है तो एनर्जी बढ़ेगी। क्लियर है? एकदम क्लियर है? फिर आगे बढ़े। अब आप मुझे इसमें बता दो ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट का क्या रिलेशन होगा। देखो कितनी टीएस है इसमें, कितनी टीएस है, 1। मतलब जब कभी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आएगी, ठीक है, तो जो पीक्स होते हैं ये होते हैं टीएस, और 2 पीक के बीच में एक ट्रफ होगा। इनको लेना नहीं क्योंकि ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, बीच में देखना बस। तो I1, इसका मतलब टीएस हमेशा होता है क्या, I+1। इंटरमीडिएट +1 क्या होता है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम आएगा आपको, ऑर्गेनिक में भी जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? एकदम क्लियर है? सर आरडीएस क्या है? आरडीएस में रेट डिटरमाइनिंग या स्लो स्टेप बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन आरडीएस होता है इसमें। ये कह रहा है मम्मी चप्पल लेकर देख रही है। मम्मी जी को नमस्कार है और अपने बेटे को 1-2 चप्पल और मेरी तरफ से मार दो। पढ़ाई नहीं कर रहा आजकल तुम्हारा लड़का। ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर है एकदम? बहुत बढ़िया, चलें आगे बढ़े। चलो भाई एक बार और समझा देते हैं, ध्यान से समझ लो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का थोड़ा अच्छा सा है, जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे पास एक्सोथर्मिक को मैं यहां साइड में लिख देता हूं, कहीं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं एक्सोथर्मिक। मेरे पास, ध्यान से देखना जरा, मेरे पास मान लो एक रिएक्टेंट है ए, ठीक है, समझना जरा बात को, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। ए से बन रहा है, ए से बन रहा है I1 इंटरमीडिएट 1, ठीक है, ध्यान से समझना। और इससे बन रहा है बी। तो मुझे एक बात बताओ, रिएक्टेंट से जब तुम इंटरमीडिएट बना रहे होगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग चल रही होगी, तो यही तो बेटा तुम्हारी ट्रांजिशन स्टेट है। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, TS1, ठीक है। और जब इंटरमीडिएट से तुम प्रोडक्ट बनाने जाओगे तो यहां भी तो एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, TS2। पहली वाली ट्रांजिशन स्टेट बड़ी क्यों आएगी, पीक बड़ा क्यों होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन
आरडीएस या स्लो स्टेप होता है, क्योंकि वो लेस स्टेबल होता है किससे, रिएक्टेंट से, है ना। और इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनने का मतलब क्या है, लेस से मोर स्टेबल पर जा रहे हो तो एक ट्रांजिशन स्टेट यहां पर आएगी, बताया था ना मैंने। बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन स्लोली स्लो, धीमे धीमे होता है, आराम आराम से, ठीक है। मिडिल में ही लगा है माइक भाई, आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? हेलो हेलो, एकदम सही आ रही है मुझे तो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है, क्लियर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने लिखा TS1 हमेशा बड़ी होगी किससे, TS2 से। लेकिन ध्यान रखना, अगर सेकंड स्टेप आरडीएस हुआ तो सेकंड वाला टीएस बड़ा होगा। ये किस बात पर डिपेंड करता है, आरडीएस। देखो मैंने बताया था स्लो स्टेप क्या होता है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि चलो नोट कर लो, तो मैं कब तक इंतजार करूंगा, जब तक क्लास का आखिरी बच्चा नोट ना कर ले, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा ना। मतलब रेट किस पर डिटरमाइन करती है, आरडीएस पर। अगर मान लो तुम्हारा यहां तो चलो पहला आरडीएस था, अच्छा सवाल पूछा बेटा आपने, ध्यान से देखो, ये पहला आरडीएस था। मान लो दूसरा आरडीएस हो जाता तो तुम्हारा ग्राफ ऐसा हो जाता, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक रहती तो। देख लो, तो ध्यान रखना, आरडीएस कौन सा स्टेप है उस बात पे डिपेंड करता है कौन सा पीक बड़ा होगा। और एक रिएक्शन में एक ही आरडीएस हो सकता है। मान लो 10 स्टेप हैं तो 10 में से एक ही आरडीएस होगा, कोई ना कोई, उसका पीक बड़ा होगा। बात समझ में आई? ओ भाई आरडीएस वाले, एक कह रहा आरडीएस क्या है, भैया मुंह उठा के मत आया करो, यहां पे पढ़ा करो, घर पे आए। घर वालों को लगता है तुम पढ़ रहे हो, तुम पता नहीं कहां चले जाते हो। बात समझ में आई? आरडीएस से चलना है, आरडीएस तुम्हारा जो होगा उसकी एनर्जी ज्यादा, आरडीएस की एनर्जी ज्यादा होती है ना। चलें आगे बढ़े, हटा दूं इसको, फटाफट से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ये कहानी है, नोट करो। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, तैयार हो सभी लोग सवाल करने के लिए? चलो नोट कर लो। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर हमें कैसे पता चलेगा, हमें थोड़ी सपने आते हैं। तो बेटा क्वेश्चन में लिखा होगा, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा तो ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में ही होता है। ऑर्गेनिक जब पढ़ोगे तब बता दिया जाता है आपको कि बेटा ये आरडीएस है, जैसे इसमें ये आरडीएस होता है, रीजन बता दिया मैंने क्यों होता है, मोर स्टेबल लेस स्टेबल। बाकी आरडीएस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। दिया तो जाता है तुम्हें आरडीएस, ऑर्डर वॉर्डर नहीं निकालते हो, बताते ना ये आरडीएस है ब्रैकेट में, ठीक है। क्लियर है एकदम, आगे बढ़े, नोट कर लिया, सवाल के लिए तैयार हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया, लेट्स गो, आ जाओ। एक सवाल आ रहा है बहुत तेजी से आपकी तरफ, संभाल लोगे, संभाल पाओगे? चलो भाई आ जाओ। फाइंड टीएस ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो मोर देन वन स्टेप में होती है ना। ध्यान से देखना, बताओ एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, टाइम फॉर रिएक्शन है ना, जल्दी से बताएंगे। टीएस और आई बताना है, कितने आएंगे बोलो? अच्छा तुम इसमें मुझे आरडीएस भी बताना कौन सा है, चलो मजा आएगा, वेरी गुड। ऑल्सो फाइंड आरडीएस, कौन सा स्टेप आरडीएस है, कितने स्टेप की रिएक्शन है, टीएस आई कितने हैं, सारी चीजें बताओ, बोलो।
अरे बहुत आसान है। अगर ये भी नहीं निकाल पाए तो अगर तुम्हारी मम्मी देख रही हैं तो मेरी तरफ से 2 चप्पलें कान के पास से निकलनी चाहिए एकदम। ये तो बना लो यार, ये तो बना लो। बोलो फटाफट से आंसर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, एकदम फर्राटेदार। 2-3 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं हमसे। रवि, अंकुर, देवांश, पालक, पालक नहीं, पलक, सॉरी, प्रिंस, ईशु, अंकित, अंकिता था, अंकित था, आदित्य। ये जो इनके ए से नाम होते हैं ना, बड़ा गलत हो गया तुम्हारे साथ। पूछो क्यों? कॉलेज में जब जाओगे ना और जब वाइवा होगा तो सबसे पहले तुम्हारी वाट लगेगी। सबसे बढ़िया है ना पी से नाम, पी वाले सही रहते हैं एकदम, पता चल जाता है, क्योंकि वाइवा में जो टीचर आते हैं उनके सेट क्वेश्चन होते हैं, ये पूछना उनको। तो ए वालों के लिए तो वो नए होते हैं, लेकिन एंड तक आते आते, पी तक आते आते काम हो चुका होता है हमारा, हमें पता चल जाता है क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या बोलना है। और एंड वालों का तो वाइवा फिर होता ही नहीं, कहते हाँ ठीक है हम नंबर दे देंगे, तो अपने मन से वो पासिंग मार्क देके निकल लेते हैं। तो बेटा बीच में नाम होना चाहिए। चलो भाई ध्यान से देखो, बहुत आसान है, आ गया होगा सबका आंसर। देखो ये है रिएक्टेंट, ठीक है, ये है प्रोडक्ट। भाई इसकी कितनी शादी हुई, 1 2 3 4 4 शादी कर ली इसने। TS1 ये TS2, ये TS3, ये TS4, I1, I2, I3, ठीक है। मैं एक ऐसे ही इसका एक कुछ रैंडम रिएक्शन लेके चल रहा हूं। रिएक्टेंट R से मान लिया मैंने X बन रहा है, X से Y बन रहा है, Y से Z बन रहा है, और Z से प्रोडक्ट बन रहा है। सही बात है, क्यों? 1 2 3 4 TS हो गया ना, तो 4 स्टेप होंगे। ये हो जाएगा TS1, ये हो जाएगा TS2, ये TS3 और ये TS4, ये I1, ये I2, ये I3। बताओ इनमें से RDS कौन सा है, बताओ इनमें से RDS कौन सा है? तो 1 2 3 4 शादियां हुई इसकी, तो RDS कौन सा है? सबसे स्लो स्टेप इसका कौन सा था? पहली वाली ही सबसे स्लो स्टेप है ना, बाकी तो फिर एक्सपीरियंस हो गया था उसको। पहला वाला, पहली शादी ही तो क्या होगी, स्लो स्टेप होगी ना। क्लियर है? यस, स्टेप 1 यही RDS है तुम्हारा, ठीक है। अच्छा एक और बताओ, एक और बताओ, यहां पर ऐसी रफ पूछ रहा हूं, इसमें कौन सा स्टेप RDS है? इसमें कौन सा स्टेप RDS है बताओ? ये स्टेप 1 आएगा, ये स्टेप 2 आएगा, ये स्टेप 3 आएगा। 1 2 और 3 कौन सा वाला RDS आएगा इसमें, बताओ? बोलो अगले वाले में कौन सा RDS आएगा? बोलो, अब तो समझ गए, दिमाग में बात घुस गई। दूसरी वाली ये RDS है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सेकंड RDS है इसमें, जिसका पीक बढ़ा वही तो RDS होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। क्योंकि RDS का मतलब क्या है, जो बन रहा होगा वो लेस स्टेबल बन रहा होगा कंपेरिजन टू रिएक्टेंट, है ना। बहुत सही, अरे सबका आंसर सही है भाई, सबका सही है, चिंता मत करो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बेटा ये कहानी हो गई किसकी, फिर से जरा एक बार बता देता हूं मैं आपको क्या समझा। अभी मैंने एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन नहीं लिखाई आपको, है ना, ध्यान रखना। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा था एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होते हैं, इस टाइप के होते हैं। अगर एक ट्रांजिशन स्टेट है तो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक का हो गया, ये एंडोथर्मिक का हो गया, ये कॉम्प्लेक्स का हो गया, ये मैंने सवाल करा दिया, ठीक है।
अब मैं आपको बता रहा हूं एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन, ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की हेल्प से, और इसके कुछ फॉर्मूले लिख लेंगे एग्जाम में जिस पर न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेई मेन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक, ध्यान से देखना। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कोई एक ले लेते हैं, एंडो या एक्सो का, बताओ किसका ले लें? एक्सो वाला मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, एक्सो ले लेते हैं, एंडो भी ले ही लेंगे, फिर दोनों ही समझा देता हूं यार, है ना, दोनों से ही समझ लो क्या जा रहा है। चलो भाई, कहानी यहां से स्टार्ट होती है कि ये रिएक्टेंट एलिमेंट्री रिएक्शन का ही है आपके सिलेबस में, सिर्फ, है ना, सिर्फ एलिमेंट्री का ही है आपके सिलेबस में, ये जो मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूं वो, तो फॉर्मूले एलिमेंट्री के लिए ही आपको पढ़ने हैं। ये क्या है और ये क्या है? ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और ये जो पीक है ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक। अब जरा ध्यान से देखना, मैं आपको बता रहा हूं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ध्यान से समझ लेना जरा। ध्यान से देखना बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन ध्यान से। अरे वाह, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ रिएक्शन। एक रिएक्शन को कंप्लीट करना है तो कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे तुम यहां खड़े हो, ठीक है, अब तुम ये समझ लो, तुम यहां खड़े हो, तुम्हारी कहानी यहां से चालू हुई, तुम फर्स्ट ईयर में हो यहां पर, और यहां तुम कहां हो? फाइनल ईयर में हो, ठीक है, तो तुम्हें यहां से इस तरफ पहुंचना है। अगर तुम यहां तक पहुंच गए उसके बाद तो तुम्हारी नौकरी लग गई, ठीक है, फाइनल ईयर के बाद ही नौकरी लगती ना या शादी हो गई, जिससे भी तुम्हें कनेक्ट करना हो। मतलब मेन कहानी तुम्हारी कहां से कहां तक की है? यहां से यहां तक की। तुम्हें यहां पीक पे पहुंचना है। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, उससे समझो। तुम यहां खड़े हो और ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, तुम्हें पहाड़ के पीक पे जाना है, हिल के पीक पर जाना है, ठीक, तुम्हें पहाड़ पार करना है ना, तो तुम्हें पीक तक ही जाना है बस। उसके बाद उधर तो कूद जाओ, उधर तो कूद जाओ, उधर थोड़ी एनर्जी लगानी है, कूदना है बस, तो प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब तुम्हें यहां से चढ़ना है, पीक पर जाना है और फिर कूदना है। तुम्हें चढ़ना है, पीक पर जाना है और फिर कूदना है, ऐसा करना है, ठीक है, समझ लो। तो तुम्हें कितनी एनर्जी चाहिए? तुम्हें बस पहाड़ तक चढ़ने की एनर्जी चाहिए ना, कूद तो जाओगे ऐसे ही, है ना, कूद तो तुम जाओगे ही, ठीक, समझ रहे हो बात को। तो मेन तो पॉइंट यही है ना, पहाड़ के पीक तक तुम्हें जाना है, मतलब फर्स्ट ईयर से तुम्हें फाइनल ईयर में जाना है, तभी तुम पास होगे, तभी तुम्हारी नौकरी लगेगी, तभी तुम्हारी शादी होगी, ठीक है, ठीक। तो ये कहानी है, तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था अभी थोड़ी देर पहले ही। अब सुनना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। अगर ये R है, ये P है, ध्यान से देखो, तो मैं क्या ले रहा हूं यहां पर? R से क्या बन रहा है? P, और इस रिएक्शन का डेल्टा H क्या है? नेगेटिव, सही है, डेल्टा H क्या है? नेगेटिव। क्यों? EP कम है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ली है मैंने, तो मैंने किस एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं? एक्सोथर्मिक, ठीक है, अगले पेज में एंडोथर्मिक भी ऐड कर देंगे। अब ध्यान से देखना जरा, यहां से लेकर यहां तक की तुम्हारी जो एनर्जी है, ठीक है, ये जो एनर्जी है, समझना, ये जो एनर्जी है इसको बोलते हैं बेटा EAF, मतलब
फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। तुम यहां खड़े थे, यहां चले गए, तो यहां से लेकर यहां तक की एनर्जी का जो डिफरेंस है, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को मिनिमम कितनी एनर्जी दे दें कि वो ट्रांजिशन स्टेट पर पहुंच जाए, और अगर ट्रांजिशन पे पहुंच गया मतलब वो रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो उसी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। यही है। इस डेफिनेशन को आप एडिट करके ऐसे भी लिख सकते हो, क्या? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू रीच ट्रांजिशन स्टेट। बात तो बराबर ही है। ट्रांजिशन स्टेट पर पहुंचने का मतलब यह कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई, उसके बाद तो कूदना है उधर। बात समझ में आई? बात समझ में आई? भाई एक बार बताओ, तुम्हें यहां से पहाड़ पे चढ़ना है, तो भाई कुछ एनर्जी तो लगाओगे ना पहाड़ पे चढ़ने के लिए। मान लो तुम ट्रैकिंग पर गए हो कहीं, तो तुम्हें एक छोटा पहाड़ पार करना है, तो तुम भाई एनर्जी तो लगाओगे ना चढ़ने के लिए। उधर पहुंच गए तो वो आराम से नीचे पहुंच जाओगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। तो ये क्या है बेटा? ये है ईएफ। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो तुम पहाड़ के उस तरफ चले गए, यहां पर तुम हो, ठीक है, और तुम्हें वापस आना है। इसका मतलब अगर मान लो रिएक्शन उल्टी करानी है, तो उल्टी रिएक्शन में भी तो कुछ एक्टिवेशन एनर्जी आएगी, और कुछ क्या, इसमें तो बहुत ज्यादा आएगी, है ना। तो यहां से लेकर यहां तक की एनर्जी, इसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे बेटा इसको? ये है ईएबी। मतलब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी तुम निकाल सकते हो। मान लो तुमसे कोई पूछे इस रिएक्शन की कुछ एक्टिवेशन एनर्जी है, बताओ पी से आर की क्या है। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये बैकवर्ड रिएक्शन है। अगर फॉरवर्ड एक्सो है तो बैकवर्ड क्या होगी? एंडो। डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव, है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की भी पॉसिबल है और बैकवर्ड की भी। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है तब तो तुम दोनों एनर्जी से सॉल्व करोगे। अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। अगर कहीं कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी, तो वो हमेशा फॉरवर्ड की होती है, ध्यान रखना। ठीक, अगर क्वेश्चन में बैकवर्ड कहीं मेंशन नहीं है, फॉरवर्ड कहीं मेंशन नहीं है, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी है, तो वो हमेशा फॉरवर्ड की ही मान के चलते हैं अपन। ठीक है, क्लियर? तो ये कहानी है, समझ गए बात को? क्लियर है एकदम मामला। अब इसमें फॉर्मूले क्या क्या बनाएंगे, पहला देखना जरा। पहले मैं इसमें एनर्जी लिख देता हूं, फिर मजा आएगा आपको। ये ईएफ, ये ईएबी। अगला देखो जरा, यहां से लेकर ग्राउंड स्टेट से लेकर पीक तक की एनर्जी, इसका नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी। कहां से कहां तक? ग्राउंड से पीक तक की, यह ईटीएच। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं अपन? थ्रेशोल्ड एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं वो देखना। बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिफाइन किया जाता है कुछ इस तरीके से। द एनर्जी डिफरेंस, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड ग्राउंड लेवल। और ग्राउंड लेवल की एनर्जी कितनी है? 0। देखो ग्राउंड लेवल की ये कितनी एनर्जी है? 0। तो टीएस की एनर्जी माइनस ग्राउंड लेवल की, ये यहां से लेकर यहां तक, ये ईटीएस लिख देता हूं, ट्रांजिशन स्टेट। समझे बात को? क्लियर है बेटा? मानव पढ़ाई पे ध्यान दे दो जरा। समझ गए? आगे बढ़े। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? ग्राउंड लेवल से पीक तक की कितनी एनर्जी है। ठीक, अब आगे बढ़ता हूं मैं। ये जो डिफरेंस है यहां से लेकर यहां तक का, बताओ क्या बोलेंगे इसको? इस डिफरेंस को क्या बोलोगे?
ईपी माइनस ईआर वाला डिफरेंस क्या है? ये डेल्टा एच, हीट ऑफ रिएक्शन। तो ये ग्राफ है बेटा, इन्हीं ग्राफ से हम फॉर्मूले बनाएंगे, इन्हीं ग्राफ से हम फॉर्मूले बनाएंगे। पहले आप ये नोट कर लो, लिखो जल्दी फटाफट से। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम इन्हीं से ही फॉर्मूले बनाएंगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया लिखा एक बच्चे ने, ईटीएच मैक्सिमम होगी। यस, हमेशा थ्रेशोल्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर? आगे बढ़े, नोट कर लो। ठीक है, नोटेड, बहुत सही। अब मैं इसके फॉर्मूले बना रहा हूं, चलें आगे बढ़े। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं इसके फॉर्मूले बना रहा हूं, देखो क्या फॉर्मूले आपके बनेंगे वो देखना। बहुत ध्यान से समझना। अब आप मुझे बताओ जल्दी फटाफट से, डेल्टा एच क्या होता है? पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है। डेल्टा एच क्या होता है? ईपी माइनस ईआर होता है, सही है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां से? बताओ बेटा, डेल्टा एच क्या होगा? पता है डेल्टा एच क्या होगा? डेल्टा एच देखना, डेल्टा एच क्या होगा? ईएफ, ये क्या है? ये इतना पार्ट क्या है? ईएफ, और ये क्या है? ईएबी, इनका डिफरेंस। लेकिन अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो तुम्हें ईएफ पहले लिखना पड़ेगा, ईएबी बाद में। क्यों? ईएफ छोटा होता है, ईएबी बड़ा होता है। छोटी वैल्यू माइनस बड़ी वैल्यू बचपन से नेगेटिव आती है, और डेल्टा एच नेगेटिव आना चाहिए एक्सोथर्मिक में, है ना। इसका मतलब यह है कि तुम्हें यहां ईएएफ माइनस ईएबी लिखना पड़ेगा, और इसी फॉर्मूले से न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस होते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना आप, ठीक है। और एक फॉर्मूला और बना लेते हैं ईटीएच का। बताओ जरा क्या होगा ईटीएच का? ओ भाई कुछ भी। एक बच्चा लिख रहा है एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव। पागल हो गए हो क्या? अरे भाई कहां गया भाई? ये तो पॉजिटिव वैल्यू ही होंगी ना। डेल्टा एच तुम्हारा नेगेटिव आएगा तभी तो एक्सोथर्मिक पता चलेगा। ठीक, ध्यान से देखना। अगला बताना, ईटीएच देखना मैं क्या लिख रहा हूं। देखो ईटीएच तुम्हारा क्या है? ये है ईटीएच, ठीक है। इसको मैं क्या लिख रहा हूं? इसको मैं लिख रहा हूं यहां से यहां तक की एनर्जी। ये एनर्जी कितनी है? ईपी प्लस डेल्टा एच प्लस ईएफ, ये इतनी एनर्जी है ना, ठीक है। ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूं मैं? ईपी प्लस डेल्टा एच प्लस ईएफ, इस तरीके से लिख सकते हो। मतलब ये फॉर्मूले आपको रटने नहीं है, आपको ग्राफ ध्यान रखना, ऐसा होता है। वैल्यूज आपको पता रहेंगी, ईएफ, ईएबी, ईटीएच, ईपी, ईआर, फॉर्मूला बना लोगे। हाँ, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पहला वाला। इसको अगर आप याद रखोगे तो जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इतने काफी है और लगा दूं? इतना काफी है। और देखो जरा ईटीएच को मैं कैसे लिख सकता हूं, ठीक है। ईटीएच को मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो अभी मैंने क्या बताया था, ध्यान से देखना। अभी मैंने आपको बताया था क्या? ईटीएच क्या बताया था? ईपी डेल्टा एच और ये। अब देखना जरा मैं क्या लिख सकता हूं? ईपी, ये ईपी है, और ईएबी का सम है ना। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ईपी प्लस ईएबी का सम। देखो इस तरीके से आप और भी बना सकते हो, है ना। इस तरीके से आप और भी बना सकते हो। ओ पागल इंसान, ग्राउंड लेवल की एनर्जी जीरो होगी तो डिफरेंस तो कुछ आएगा ना। क्या भाई कहां से आ जाते हो? कौन था ये? कहां से आते हैं भाई? ग्राउंड लेवल की एनर्जी जीरो है, डिफरेंस निकालना ना। मान लो किसी पॉइंट पर एनर्जी 10 है, ग्राउंड लेवल की जीरो है, तो 10 माइनस जीरो 10 तो आएगा ही ना। ईटीएस 10 तो होगी ना। क्या पागलपने कर रहे हो? कह रहे ग्राउंड लेवल की जीरो इसलिए ईटीएच जीरो आना चाहिए। वाह भाई, कुछ भी। चलें आगे बढ़े। क्लियर? क्लियर है? समझ गए बात को? तो ये देखना जरा,
ये जो लिखा है ना EF, अगर एक्सोथर्मिक होगी तो ये छोटा और ये बड़ा होगा। ये कॉमन साइंस है जो लिख रहे हो ना तुम लोग, EF छोटा होगा क्या हमेशा? कुछ सोचा करो लिखने के टाइम, केवल लिख देना है ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। भाई कुछ सोचा तो करो। कह रहे हैं सर EF हमेशा छोटा होगा ही ना भाई, एक्सोथर्मिक है तो ये नीचे होगा। क्या बुद्धि का इस्तेमाल करो भाई। चलो आगे बढ़े। तो ये कहानी हो गई ETH, और ये रटना नहीं, बस है मैंने ऐसे लिख के बता दिया कि ऐसे लिख सकते हो आप, है ना, और भी पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। पहला वाला आप जरूर ध्यान रख सकते हो। आगे बढ़े। अब मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लिया ना ये? आगे बढ़ सकता हूं? आगे बढ़ूं? ध्यान से देखना आप जरा। ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक का, अब इसी को ही मैं एंडोथर्मिक का बना रहा हूं, ठीक है। और इन फॉर्मूले में क्या एडिट होगा वो भी आप मुझे बता देना, ठीक। इसको मैं यहां लिख लेता हूं। एक्सो का हो गया है ना, एक्सोथर्मिक का हो गया, वन स्टेप का ही पढ़ते हैं अपने सिलेबस में ना। अब यहां एंडो का बना रहा हूं, फिर अपन सवाल करेंगे, कैटलिस्ट वगैरह बाकी चीजें बाद में पढ़ेंगे, है ना। पहले ही अच्छे से पढ़ लो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। यहां क्या कर दूं मैं, एंडो, एक्सो की जगह सबसे पहले। अगर मैंने एंडो कर दिया तो यहां क्या परेशानी है भाई, यहां प्लस कर दो, ठीक, एंडो के लिए प्लस। तो बैकवर्ड रिएक्शन का अगर पूछ ले आपसे तो क्या हो जाएगा फिर, डेल्टा एच नेगेटिव, ठीक। ये डेफिनेशन दोबारा मत लिखना, लेकिन मैं छोड़ देता हूं, अच्छा लग रहा है मुझे। आप लोग मत लिखना, एक बार लिख चुके हो ना ये, आप लिख चुके हो ना, बस यहां ध्यान देना। यहां मैं क्या करने वाला हूं, यहां मैं ये वाली कहानी बस ऐसा कर दूं यहां पर, सही है? सही है क्या? क्या मैं सही बोल रहा हूं बेटा? ये देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा एकदम बेहतरीन। ये ETH था तुम्हारा, है ना। अब तुम्हारा इधर इधर इधर, अब तुम्हारा ये बन गया क्या, EP। देखो भाई EP बड़ा होना चाहिए ना, और ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, EAB। देखो ध्यान से देखना जरा, ये क्या बन गया, EAB। अब देखना जरा ध्यान से, ये EF था, ये EAB बन गया, एंडोथर्मिक हो गई है, क्योंकि EP बड़ा है ER से। ये डेफिनेशन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब डेल्टा H पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही, डेल्टा H पॉजिटिव आएगा, ठीक है, क्लियर। बहुत सही। चलो आगे बढ़े। अब मैं इसके फॉर्मूले बना रहा हूं, क्या क्या, अच्छा अब तुम्हारा ये जो डेल्टा एच है ना, ये यहां थोड़ी आएगा। अब तुम्हारा डेल्टा एच चला जाएगा इधर, ये, ठीक है। अब ये डेल्टा एच होगा, ठीक है, ये तुम्हारा डेल्टा एच बन गया। अब क्लियर, क्लियर है। चेक कर लो जरा एक बार, क्लियर है। आगे बढ़े। ठीक है। अब मुझे बताओ आप, डेल्टा एच क्या आएगा, वही आएगा डिफरेंस बिटवीन ईपी और ईआर, लेकिन तुम्हें डेल्टा एच पॉजिटिव चाहिए तो ईपी और ईआर का डिफरेंस। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला लिखा है ये एकदम सही है, एंडो के लिए भी लग रहा है ना, ईपी ईआर, ठीक है। अगला देखना जरा, ईएफ और ईएबी के फॉर्म में। अगर तुम्हें इसका डेल्टा एच किस फॉर्म में लिखना, देखो डेल्टा एच ये है ना, ये इतना, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, दिस माइनस दिस,
अब क्या है, अब EF बड़ा है, ये भी छोटा है, तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी, तो फिर से तो वही आ गया। इसका मतलब फॉर्मूला कॉमन है। देखो, चाहे तुम्हारा एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, फॉर्मूला सेम है, यही लगाना है, EF माइनस EAB, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। एक बार ये बड़ा आएगा, एक बार ये छोटा आएगा, एंडो में बड़ा आएगा, एक्सो में छोटा आएगा, तो ऑटोमेटिक चल जाएगा ये काम। ठीक है, अब ETH क्या करोगे, ETH, तो ETH इज इक्वल टू बेटा EP प्लस डेल्टा एच प्लस EF था पहले। अब चेक करो जरा क्या आ रहा है, अब चेक करो, अब ETH चेक करना। ETH क्या आ रहा है, ये है ER है ना, ER प्लस EF, ER प्लस EF, चेक करना जरा, ER प्लस EF, ठीक है, ER प्लस EF, ध्यान से देखना जरा। अच्छा, पिछले वाले में यहां EP नहीं आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, एक मिनट रुकना जरा। एक्सोथर्मिक वाले में कहां गया, एक्सोथर्मिक वाले EP आएगा कि नहीं आएगा, एक मिनट रुकना, चेक कर लूं जरा। ये एक्सोथर्मिक का था, ETH क्या आया था, EP प्लस डेल्टा एच प्लस EF, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है ना। अब क्या आएगा तुम्हारा, अब एंडो में क्या आएगा, ये क्या था, ER प्लस EF, हाँ सही है, एकदम सही है, एकदम सही जा रहे थे, ER प्लस EF, तो यहां करेक्शन होगा, मतलब यहां चेंज होगा, एंडो के फॉर्मूले में क्या चेंज होगा वो देखना, ER प्लस EAF, क्या ये बात सही है, चेक करना जरा एक बार, ठीक है, ER प्लस EF, और सुनो और सुनो और सुनो और सुनो और सुनो और सुनो और सुनो, EP प्लस EAB, कई सारे फॉर्मूले बना सकते हो आप, है ना, EP प्लस EAB, EP प्लस EAB, ये भी हो सकता है, और लिख देते हैं, चलो आ जाओ, एक दो और समझ लो तो समझ जाओगे, है ना। ER प्लस डेल्टा H प्लस EAB, ER प्लस डेल्टा H प्लस EAB, ER प्लस डेल्टा H प्लस EAB, इनको रटना नहीं, बस ऐसे मैं लिख के बता रहा हूं आपको, तो बस सटासट ग्राफ याद रखने हैं। कैसे, ये बेटा होता है एक्सो का, ये सब वैल्यूज लिख लो यहां, ये होता है एंडो का, सब खत्म हो जाएगा काम, है ना। तो ग्राफ याद रखोगे तो काम हो जाएगा, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना, काम हो जाएगा आपका। क्लियर है एकदम, समझ गए, समझ गए बात को, आगे बढ़े। ठीक है, EP प्लस EAB सेम आ रहा है, सही आ रहा है, पहले भी तो ये आ रहा था अपने, भाई वो तो होगा ना थ्रेशोल्ड तो होगा ही ना। EP देखो, यहां से यहां तक की तो हमेशा EP होनी है तुम्हारी एंड वाली, है ना, और ये EAB तो होनी है, वो कोई दिक्कत नहीं है ना। कहां गया, वो तो सेम ही आएगा, EP प्लस EAB। आगे बढ़े क्या, चलो भाई आगे बढ़ा जाए। ये आप खुद से लिख सकते हो ETH वाले, बस वो ग्राफ याद रखना है ना। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, फटाफट से आंसर करते जाना, बस जल्दी काम हो जाएगा। चलो भाई, ये सवाल है मल्टीपल आंसर करेक्ट, ये स्टार लगा दो इस पर, वन और मोर देन वन करेक्ट है, वन और मोर देन वन करेक्ट है, फटाफट से बताओ। और ये यहां पर T नहीं है बेटा, इधर R है, डेल्टा HR मतलब रिएक्शन है ना। चलो भाई, R का मतलब हीट ऑफ रिएक्शन, और ET का मतलब ETH, है ना। क्या लग रहा है, आगरा, बदलापुर, चेन्नई या ढोलकपुर, बोलो जल्दी से। एक बच्चा कह रहा है लास्ट में रॉन्ग है, तुझे क्या रॉन्ग लग रहा है, लास्ट वाला ये रॉन्ग लग रहा है, ETH वाला क्या कह रहे हो, ETH वाला मैंने क्या रॉन्ग लिख दिया, ETH मैंने लिखा है ER प्लस EAF, ETH मैंने लिखा है ER प्लस EF, सही तो है, क्या समस्या है इनके जीवन की, है एकदम सही लिखा है।
और ईपी प्लस ई ए बी, ईपी प्लस ई ए बी लिखा है मैंने, तो ईपी प्लस ई ए बी, देखो जरा, ईपी प्लस ई ए बी सही तो है? तुम्हें क्या गलत लग रहा है इसमें? और ई आर प्लस डेल्टा एच प्लस ई ए बी, ई आर प्लस डेल्टा एच प्लस, क्या आदमी है भाई, बस। चलो सवाल करते हैं अपन, चलो भाई शुरू करो। चलें आगे बढ़े। अब बेटा तुम आराम से, जिसको गलत लग रहा है ना, घर पे आराम से बैठना, शांति से, चाय वाय पीना, खाना वाना खाना, उसके बाद फिर से देख लेना ग्राफ। चलो यहां आंसर बताओ। क्या लग रहा है? द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर अ रिएक्शन, आ जाओ जरा इधर फटाफट से। क्या कहना है आपका? ईएफ क्या कह रहे हैं? वाई चेक कर लेते हैं। यहां से लेकर, कहां से? यहां से लेकर यहां तक की एनर्जी, यही तुम्हारी ईएफ है। क्या है? वाई। एकदम करेक्ट, आगरा सही है एकदम। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ईए बैकवर्ड जेड, बिल्कुल सही, यहां से लेकर यहां तक की एनर्जी ईए भी होती है। बदलापुर सही है। ईटीएच क्या है? एक्स प्लस वाई, ध्यान से देखना, ईटीएच ग्राउंड लेवल से होगी, ठीक है, ग्राउंड लेवल से। तो ईटीएच पता क्या आएगी? एक बार फिर से देख लो आप लोग, ईटीएच ग्राउंड लेवल से है तो ईआर ये लिख सकता हूं मैं, प्लस एक्स, ये एक्स प्लस जेड, और एक्स प्लस जेड ही तो वाई है भाई। एक्स प्लस जेड क्या है तुम्हारा? वाई है ना, तो तुम इसको लिख सकते हो ईआर प्लस वाई। और क्या लिख सकते हो? और लिख सकते हो तुम ईपी प्लस जेड, ईपी प्लस जेड, इस टाइप से, ये अपने मन से बना सकते हो आप, है ना। तो एक्स प्लस वाई तो नहीं आ रहा, गलत है। ढोलकपुर देखो, डेल्टा एच एक्स है क्या? डेल्टा एच क्या होता है? ईपी माइनस ई आर, ये सही है, डी आएगा आंसर। आगरा, बदलापुर, ढोलकपुर, ए बी डी बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? आगे बढ़े, अगला सवाल करें। चलो फटाफट से अगला सवाल हो जाए जरा, ये वाला। ये भी मल्टीपल आंसर करेक्ट है बेटा, है ना, स्टार लगा लो। ये भी मल्टीपल आंसर करेक्ट है, बोलो फटाफट से बताएं। अगला क्वेश्चन, क्या लग रहा है? अरे वाह, बहुत बढ़िया, जिसका आंसर आया वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला सवाल करो। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, बोलो। देखो इसमें क्या करेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईए फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन ईए फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब ईए फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन ईए फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। देखो दो ग्राफ होते हैं, फटाफट से ग्राफ दिमाग में होना चाहिए ऐसा, एक ये होता है और एक ये होता है, ठीक। बैकवर्ड रिएक्शन का ज्यादा कब होगा? जब ऐसा होगा। ये किसका है? एक्सो का। एक्सो का डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव। देखो बैकवर्ड बड़ा है, फॉरवर्ड छोटा है, ठीक है, तो डेल्टा एच नेगेटिव है। आंसर सी और डी में से तो नहीं हो सकते, इतना पक्का हो गया। क्यों? यहां डेल्टा एच इन्होंने प्लस दे रखे हैं। क्लियर है? चलो अब आगे फॉर्मूला लगा दो, समझ गए बात? आगे फॉर्मूला लगा दो। ये किसके लिए होता है? फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लगाओ फॉर्मूला, क्या लगेगा? फटाफट से निकाल सकते हो। क्या आएगा? देखो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आएगा? ई ए एफ माइनस ई ए बी, फिक्स फॉर्मूला है ना। तो ई एफ कितना, डेल्टा एच कितना? -10। अगर ए ऑप्शन चेक करता हूं, ई ए कितना है? 50। भाई अगर यहां ऐसे एरो लगा के लिखा है तो फॉरवर्ड का है 50, तो तुम्हें बैकवर्ड का निकालना है।
तो ईएबी कितना आ गया? 60 आ जाएगा। चेक कर लो जरा किलो कैलोरी। ठीक है, बड़ा है, बड़ा है, ठीक है। ये 50 था, ये 60 है। ये ऐसा लिखा है मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन। बी ऑप्शन चेक करेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू, ये ए ऑप्शन चेक किया है, बी चेक करेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू ई एफ माइनस ईएबी। ईएफ कितना है? 60। ईएबी तुम्हें निकालना है चेक करने के लिए, है ना। डेल्टा एच कितना है? -20। ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, 80 हो जाएगा। 60 + 20, इतना तो जानते ही होगे। 80 किलो कैलोरी, मतलब आगरा बदलापुर दोनों सही है। चेक कर लो एक बार, आगरा एंड बदलापुर बोथ आर करेक्ट। क्लियर? क्लियर है? ठीक है, वेरी नाइस। आगे बढ़े, चलो भाई एक और करोगे। द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये वाला कर लो। चलो फटाफट से कर लो। बोले जल्दी फटाफट से। आगरा बदलापुर चेन्नई ढोलकपुर, बताओ क्या लग रहा है आंसर? अरे बहुत बढ़िया। देखो सवाल पढ़ेंगे द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए, मतलब पीक बड़ा है, मान लो एक रिएक्शन ऐसी है और एक रिएक्शन तुम्हारी ऐसी है, ठीक है, इस टाइप से, तो हाई एनर्जी चाहिए, मतलब स्लो स्लो होगी रिएक्शन, है ना। एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए ना, तो भाई पहाड़ पर चढ़ने के लिए टाइम भी तो लगेगा ना, स्लो होगी। बिल्कुल सही, आगरा आंसर है, सबका ही सही होगा ये तो। बहुत बढ़िया, एक और हो जाए। चलो भाई ये कर दो फटाफट से, बोलो क्या लगता है? क्या लगता है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू आगरा बदलापुर चेन्नई ढोलकपुर, बताओ। अब यहां कुछ लिखा नहीं है, नहीं लिखा मतलब फॉरवर्ड होता है ना। क्या लग रहा है अगला? नहीं लिखा होने का मतलब फॉरवर्ड होता है बेटा, है ना। तो अगर नहीं लिखा है तो क्या बोलोगे? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, है ना, इज इक्वल टू, बताओ। थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए तुम्हें, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी ईटीएच क्या लिखा था हमने? कोई भी एक सोच लो, पहले एक्सो सोच लो फिर एंडो सोच लो, है ना। अगर मैंने ईटीएच लिखा, मान लो एक्सो का ले लिया, चलो एक्सो लेके कर लेते हैं। ईटीएच लिखा तो ईटीएच क्या आएगा? ईआर प्लस ईएफ, सही है ना। ईआर प्लस ईएफ, ईआर प्लस ईएफ, चेक करो। ईआर प्लस ईएएफ, ये चाहे एंडो हो चाहे एक्सो हो, ये तो रहेगी वैल्यू फिक्स, है ना। फॉर्मूले तो सेम ही रहते हैं। तो ईएएफ क्या आ जाएगा? ईटीएच माइनस ईआर, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। चेन्नई इज द राइट आंसर। सही है सबका? क्या बात है, गजब, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। चलो भाई आगे बढ़े, और कोई एक आध सवाल मिल जाए मजा आ जाएगा। चलो एक ये वाला भी कर ही लो।
बताओ जरा फटाफट से। द एक्टिवेशन एनर्जी of the reaction A plus B C plus D plus 38 kilocalorie is 20. What would be the activation energy of this reaction? मतलब इस क्वेश्चन को आप पढ़ो ध्यान से। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज दिस, मतलब ये तुम्हें EF दे रखा है, देखो चेक करो कितना 20 किलो कैलोरी और डेल्टा H क्या है, प्लस 38 लिखा है, मतलब डेल्टा H माइनस आएगा। 11वीं फेल। इधर देखो, इसमें भी कई लोगों को डाउट होगा, सर यहां तो प्लस लिखा है, आपने यहां माइनस ले लिया, गलत लिख दिया। दिमाग है नहीं खुद में। देखो ये प्लस हीट लिखा है ना, जब कभी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट प्लस हीट लिखा हो तो अगर यहां प्लस हीट लिखा है मतलब एनर्जी निकल रही है, और निकलने वाली रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक, तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है। ठीक है, तो डेल्टा एच कई लोगों ने करे होंगे पागल बने, डेल्टा एच को 38 लिख दिया होगा, तो उनका ये आंसर आ गया। EF माइनस EAB ऑप्शन भी बनाए जाते तुम जैसे लोगों के लिए, है ना। डेल्टा एच कितना है, -38, EF कितना है 20, माइनस EAB, बैकवर्ड है ना ये रिएक्शन, उल्टी रिएक्शन के लिए निकालना है। EAB इज इक्वल टू 58 किलो कैलोरी। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बस आपको एक बार समझ में आ गया ना, तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, एनर्जी के रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। तो कुछ मत करना, 2 रिएक्शन बस ध्यान रखना, एक में प्रोडक्ट को नीचे ले आना, एक में प्रोडक्ट को ऊपर छोड़ देना, एक्सो एंडो। ठीक है, बाकी सारी चीजें लिख लो, लेबलिंग खुद से कर सकते हो। समझ गए बात को। और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे आपके, है ना। एकदम सही है बेटा, ढोलकपुर इज द राइट आंसर, एकदम सही। ठीक है, बस आज के लिए इतना काफी है, बाकी अपना वो बचा है, इसमें अपना ये बचा है अब, है ना, कोलिजन थ्योरी, फैक्टर अफेक्टिंग आरओआर, कैटलिस्ट, छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है ना। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम थोड़ा बड़ा था, ये तो हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, जाते जाते फिर हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, ये बात बहुत दिनों से हमारे दिल में थी, हम ये बात कहना चाह रहे थे लेकिन आपसे बोल नहीं पा रहे थे, बोल देते हैं। थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 10 पढ़ा। ठीक है, इसके बाद अपन कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे बेटा, और फिर क्या करेंगे, फिर जेई एडवांस के लिए फर्स्ट ऑर्डर सिक्वेंशियल रिएक्शन, ठीक, फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ठीक है, जेई एडवांस में कुछ अलग टाइप के रिएक्शंस होती हैं, तो उनको हम कवर करेंगे। समझ गए बात को, चलें फिर। ठीक है, क्लियर एकदम। चलो बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम पर, तब तक के लिए ओके बाय।